हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन करेंगे। इसके पार्ट 1 में भी हमने 15 क्वेश्चन करे थे, ये पार्ट 2 है। ऐसे ही हम इसकी सीरीज चलाते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में बच्चों की संख्या के अनुरूप फर्नीचर कम है तो आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से इसके प्रबंध करने के लिए कहेंगे। तो ये ऑप्शन ठीक है कि कहेंगे, बट कक्षा छोड़कर सीधे चले जाएंगे, इसमें इस तरह की बात कही गई है। तो अभी अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। छात्रों को कम फर्नीचर पर ही समायोजित करने का प्रयास करेंगे और बाद में प्रधानाचार्य को इसकी सूचना देंगे। तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है कि उस टाइम पे तो क्या करेंगे, जब वो पढ़ा रहे हैं, मतलब किसी क्लास में पढ़ा रहा है टीचर, तो उस टाइम पे जितना फर्नीचर है उसमें ही समायोजन करने के लिए कहेंगे। जैसे 3 बच्चों की सीट है, एक बेंच है, तो उसमें मतलब एक जो पतला सा बच्चा है उसको बिठा देंगे, तो मतलब 4 बच्चे बैठ जाएंगे। तो ऐसे ही वो एडजस्ट करके बैठ जाएंगे और बाद में उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद प्रधानाचार्य को इसकी सूचना देंगे। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। अगला, कुछ छात्रों को खड़े होकर पढ़ने के लिए कहेंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें तो ये हो जाएगा कि हाँ, छात्रों से भेदभाव कर रहे हैं, किसी को बिठाया है और किसी को खड़ा किया है, उपरोक्त सभी। तो ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों में जो है ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन का मतलब ये हो जाता है कि कक्षा छोड़कर सीधे क्या कर रहे हैं कि प्रबंध करने के लिए कह रहे हैं। तो ये ऑप्शन इसलिए सही नहीं है। वैसे तो ऑप्शन ठीक है कि कहना ही पड़ेगा प्रधानाचार्य को, बट पहले क्लास को पूरा होने देंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए। तो नई नई जब किताबें पढ़ेंगे उससे भी हम नई बातें सीख सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है। अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए। तो जब हम बहुत ज्ञानी लोगों से मिलते हैं, उनसे उनकी जो बातें हैं वो सीखते हैं, तो उससे भी हमें क्या होगा कि जो नई चीजें हैं वो सीखने का अवसर मिलेगा। तो ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है। नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाएगा। तो ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञान हम तभी पा सकते हैं जब हम खुद से उसको एक्सप्लोर करते हैं, किसी नई जगह को। किसी जैसे हमें बताना है, जैसे कुतुब मीनार के बारे में जानना है, जब हम वहां जाएंगे, उसको खुद अपनी आंखों से देखेंगे तो उसको और अच्छे से हम उसको समझ सकते हैं। उपरोक्त सभी, तो ये तीनों इसके ऑप्शन ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, विशेषज्ञ, उनके शिष्य, समाज के लोग। तो सबसे जो टीचर की योग्यता और आचरण का जो मूल्यांकन करेंगे वो करेंगे उनके शिष्य। उनके अगर शिष्य पढ़ने में अच्छा होगा, उसका अनुशासन अच्छा होगा, तो क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है कि इसका टीचर जरूर अच्छा होगा, अच्छे टीचर ने इसे पढ़ाया होगा, तभी ये इतने अच्छे इसके आचरण है, उसकी योग्यता इतनी अच्छी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक में किस प्रकार के गुण छात्रों के सर्वांगीण विकास में सर्वाधिक सहायक होते हैं? करुणामयी माँ के समान गुण, शल्य चिकित्सक के समान गुण, कठोर पुलिस अधिकारी के समान गुण, या दवा निर्माता के समान गुण। तो एक टीचर जो होगा, अगर उसमें करुणामयी माँ के समान गुण होंगे तो वो जो है छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनमें तो ज्यादातर महिलाएं जो होती हैं उनका टीचिंग करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो बच्चों की देखभाल जो है, एक जो छात्र हैं उनकी देखभाल अपने बच्चे के समान कर सकती है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में सुधार लाने हेतु शिक्षक को चाहिए छात्रों को गलतियों पर कड़ा दंड दें। अब यहाँ पर जो जब भी कभी दंड की बात आती है, वो भी कठोर वाला, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत हो जाता है। विद्यालय की नीतियों का विरोध करे। तो ये ऑप्शन तो गलत है कि नीतियों का विरोध करने से कुछ नहीं होगा, जब बल्कि जो गलत हो रहा है उसमें सुधार लाना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत है। अपनी गलतियों का पूर्वानुमान करके उसमें सुधार करे। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, क्योंकि कुछ गलती टीचर की भी होगी तभी जो है शिक्षण में कमी आ रही है। तो ये ठीक लग रहा है। अगला है, पूर्ववर्ती शिक्षकों की आलोचना करें। तो ये भी बिल्कुल गलत है कि जो उनसे पहले शिक्षकों ने पढ़ाया उनकी आलोचना करने से कुछ नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अपनी जो गलतियां हैं उनका पहले अनुमान लगाएं कि मुझसे क्या गलती हो रही है, जो मेरे शिक्षण में कमी है, उससे जो बच्चों का कैसे मैं सुधार ला सकता हूँ शिक्षण में, उसका फिर निदान करें। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार से शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालकों का सर्वांगीण विकास,
शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों को साक्षर बनाना, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास करना। अब यहाँ पर है बालकों का सर्वांगीण विकास, मतलब कि उसमें शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी भी आ जाता है, उनको साक्षर बनाना, जो छात्रों की मानसिक योग्यता है उसका विकास करना। तो ये तीनों जो हैं, ये जब बालक का सर्वांगीण विकास होगा तो ये तीनों चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि शिक्षा का उद्देश्य होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि अब जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है वो इसलिए होती है कि ताकि अध्यापक और अभिभावक दोनों को ही बच्चों की जो प्रगति है उसकी जानकारी मिले, बच्चे ने कितना सीखा ये अभिभावक को पता चले, और बच्चे घर पे किस तरह बिहेव करते हैं ये अध्यापक को पता चले, इसीलिए जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी जाती है। तो इनके ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षक अभिभावक को समझाए कि उसने बच्चे को किस आधार पर कितने कितने अंक दिए हैं। तो सिर्फ अंक दे कि हमने इस बच्चे को इस क्वेश्चन पे इतने अंक दिए हैं, इसके लिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होती है। तो ये ऑप्शन गलत है। अभिभावक अध्यापक से पूछे कि बच्चे का गृह कार्य कराने में वह कैसे व कितनी सहायता करे। तो ये ऑप्शन भी गलत है। गृह कार्य के लिए तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होती है। अभिभावक अध्यापक को बच्चे का पूर्व व्रत बताए, मतलब कि कितना उसने सीखा है, मतलब वो घर पे क्या करता है ये सिखाए। बच्चे की उपलब्धियों के लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हो। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में है कि बच्चे की उपलब्धि का दोनों को पता चले, मतलब कि टीचर को भी और पेरेंट्स को भी पता चले। अब इसमें सिर्फ ये अभिभावक ने अध्यापक को बताया तो ये भी गलत हो गया। सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं पता चलना है, जब दोनों के बीच मीटिंग हो रही है मतलब कि दोनों को ही बच्चे के बारे में पता चले। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के चरित्र निर्माण में सहायक होता है महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र पढ़ाना, अच्छे आचरण पर लेख लिखवाना, शिक्षकों द्वारा नैतिक शिक्षा पर समय समय पर व्याख्यान देना, या एक चरित्रवान शिक्षक का सजीव उदाहरण। वैसे तो ये सारे ऑप्शन अपनी जगह ठीक है, बट सबसे जो सुटेबल आंसर होगा वो होगा कि एक चरित्रवान शिक्षक का सजीव उदाहरण दिया जाए, तो उसको बच्चे खुद फॉलो करेंगे कि हाँ हमारे टीचर भी इतने चरित्रवान हैं तो हमें उनके जैसा बनना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया नहीं है कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, बट हमें इससे समझ लेना है। अगर यहाँ पर होता उपरोक्त सभी तो वो वाला ऑप्शन ठीक हो जाता। अगर यहाँ पर सिर्फ पूछा जाता सहायक कौन सा होगा और उपरोक्त सभी दिया रहेगा तो सभी ठीक होंगे, बट अगर यहाँ लिखे रहेंगे सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण में अगर उपरोक्त सभी भी दिया हो तब भी हमें वो वाला लगाना है जो एक सबसे ज्यादा सही होगा। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पूछा गया है। तो अभी इसका आंसर है कि एक चरित्रवान शिक्षक का सजीव उदाहरण दिया जाए, उससे बच्चे प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रातः सभा में एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए? छात्रों की पंक्ति के पीछे खड़ा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अगला चेक करते हैं, छात्रों की पंक्तियों के सामने खड़ा होना चाहिए। तो ये तो दोनों एक ही जैसे हैं। प्रातः सभा में भाषण देना चाहिए, या प्रातः सभा के लिए छात्रों से प्रेरणादायक कार्यक्रम तैयार करवानी चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही लग रहा है। ये पॉजिटिव आंसर है कि मतलब छात्रों को खुद करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये नहीं कि खुद ही भाषण दे दें, बल्कि छात्रों से खुद कहें कि हाँ आज आप ये वाला प्रेयर गा सकते हैं, या इस तरह से कुछ आप नाटक दिखा सकते हैं बच्चों को। तो बच्चों को मतलब खुद प्रेरित करना, लेकिन करने खुद देना बच्चों को। तो उससे क्या होगा, बच्चे खुद करते हैं तो उससे ज्यादा बच्चे सीखते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में एक छात्र प्रतिदिन देर से आता है, आप क्या करेंगे? उसे शारीरिक दंड देंगे। तो ये गलत है। दंड देने वाला कभी भी ऑप्शन आए तो उसे आउट कर लेना है। उसे शारीरिक व आर्थिक दंड देंगे, तो ये फिर से गलत हो गया। देरी से आने का कारण का पता लगाकर उसके समाधान का प्रयास करेंगे, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। उसके परिवार वालों को सूचना देंगे। अब ये ऑप्शन तब ठीक होगा जब पहले अपने स्तर पर उसके लेट आने का कारण पता करें, फिर उसका समाधान करें। अगर तब भी समाधान ना हो तो उसके बाद परिवार वालों से मिलना है। तो पहले कभी भी टीचर को अपने स्तर पर किसी भी समस्या को दूर करना है छात्र की, उसके बाद ही परिवार तक या फिर प्रिंसिपल तक वो बात लेके जानी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
विद्यालय में पहुंचकर शिक्षक को व्यस्त होना चाहिए। छात्रों की पढ़ाई लिखाई में, पुस्तकालय में जाकर पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में, सहयोगी शिक्षकों से वार्तालाप करने में या शिक्षक संगठन के कार्यों में। तो इनमें सबसे सही यही लग रहा है कि जो टीचर है उसको जब वो विद्यालय पहुंच जाता है तो बस छात्रों की पढ़ाई लिखाई में उसको ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में छात्रों की रुचि पढ़ाए जाने वाले विषयों के प्रति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, अधिक कठोर अनुशासन लागू करेंगे। तो यहाँ पर कठोर है तो कठोर अनुशासन का यूज नहीं करना है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कक्षा में कमरों की सजावट कराएंगे। कमरों की सजावट कराने से बच्चे छात्र में मतलब थोड़े एक हद तक होता है कि मतलब जो भौतिक वातावरण होता है क्लास का वो भी बच्चे को इफेक्ट करता है, बट सजावट कराने का इसमें इतना बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है ये। छात्रों के लिए नई पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराएंगे। ये भी एक ठीक है कि हाँ, पाठ्य पुस्तकों को देखकर, अच्छी पुस्तकों को देखकर बच्चों का पढ़ने में मन लगता है, बट ये ऑप्शन भी इसमें इतना सुटेबल नहीं है। इसमें सबसे सुटेबल आंसर है कि नई शिक्षण विधियों का यूज करेंगे जिससे बच्चे के उस विषय के प्रति रुचि बढ़े। अगला क्वेश्चन है, पाठ याद करने का सबसे अच्छा तरीका है रटना, जोर जोर से पढ़ना, समझना या लिखकर याद करना। तो सबसे अच्छा तरीका है कि समझना। कोई चीज अगर हमें समझ आ गई तो वो अपने आप ही दिमाग में बैठ जाती है और उसको याद करना आसान रहता है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? छात्रों के परिवेश का, शिक्षण विधियों का, शिक्षा के उद्देश्यों का या पाठ्य सामग्री का? तो एक जब पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं तो उसके लिए ध्यान रखा जाता है शिक्षा के उद्देश्यों का। इसको ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। और जो शिक्षा के उद्देश्य हैं इनको बनाया जाएगा, इनको ध्यान में रखकर बनाया जाएगा कि जो छात्र हैं और जो समाज की आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाएंगे। तो पाठ्यचर्या के निर्माण में शिक्षा के उद्देश्यों का ध्यान रखा जाएगा और शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में छात्र और जो समाज की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखकर इसके जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो निर्धारित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। छात्र केंद्रित शिक्षण वह है जिसमें छात्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण को तैयार किया जाए, वही छात्र केंद्रित शिक्षण है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन करे। अगले पार्ट में हम फिर इसके जो और 15 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।